गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल विदर पास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विसरण के बारे में और परासरण के बारे में, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि कोशिकाएं जो गैसीय आदान प्रदान करती हैं वो किस विधि द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोशिका के अंदर और बाहर जो जल की गति है ये भी बिल्कुल विसरणों के नियम का पालन करके ही होता है। और जल की गति कोशिका झिल्ली को पार करके होता है, इसलिए ये इसे एक विशेष नाम दिया गया है और वो है ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन है। हम लोग बोलते हैं इसको स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है ये हम लोगों ने पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम लोग उसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पहले से बना रखा है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर हम दो ऐसे विलेन ले लेते हैं जहां एक विलेन क्या है, तनु है। ठीक है। एक विलेन क्या है, तनु है। तनु का मतलब क्या हुआ, यहाँ जल की मात्रा अधिक है और विलेय पदार्थ कम है। और एक दूसरा एक विलेन हम लोगों ने यहाँ लिया है जो क्या है, जो उसकी सांद्र है। सांद्र में क्या है, हम विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से जल की यहाँ कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब इन दोनों विलेन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली हम लोग रख देते हैं, तो क्या होता है, जल के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, यानी कि जहां जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है वहां से जल की सांद्रता जहां कम है उस ओर बहने लगेगा। इस मेम्ब्रेन से होकर, इस झिल्ली से होकर प्रवेश करने लगेगा उस ओर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है। ये परासरण जो है ये किस प्रकार मदद करता है, तो कोशिका अपने वातावरण से जल या अन्य पदार्थों का जो अंतर्ग्रहण है या त्याग है वो कहीं ना कहीं विसरण की प्रक्रिया द्वारा और जलीय चीजों को परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसका त्याग करते हैं। तो कोशिकाओं के लिए ये दोनों विधियां जो है बहुत ही जरूरी है। पौधे जो जड़ों के सहायता से मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, वहां भी परासरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार इस परासरण को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है जो हमें विशेष रूप से ये समझना चाहिए। यहाँ पर दोनों विलयनों में जो हमें अंतर नजर आया, क्या, विलेय पदार्थ की मात्रा में सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ पे मतलब हम लोगों ने जल में जो नमक मान लीजिए घोला है या चीनी मान लीजिए घोला है, तो हम लोगों ने इसमें कम चीनी घोला है और इसमें ज्यादा घोला है चीनी। इसमें चीनी की मात्रा हम लोगों ने बढ़ा दिया, इसीलिए विलयन सांद्र हुआ और ये तनु हुआ। ठीक है। और जिसकी वजह से देखिए आप, जल की गति की दिशा जो है वो किस प्रकार से उसका निर्णय होता है कि जहां विलेय पदार्थ कम है वहां से जहां विलेय पदार्थ ज्यादा है, यानी कि चीनी की मात्रा जहां ज्यादा है उस तरफ जल का गति हुआ। ठीक है। तो इससे ये बात साफ हो जाता है कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की क्या मात्रा है वो निर्णय करता है कि जल के अणुओं की गति किस ओर होगी, कोशिका के अंदर की ओर या कोशिका से बाहर की ओर। यानी कि किसी कोशिका के वातावरण में जो भी विलयन मौजूद है, ठीक है, जो सॉल्यूशन मौजूद है उसमें विलेय पदार्थ की क्या मात्रा है उस पर निर्भर करता है कि जल के अणुओं की गति किस तरफ होगी, कोशिका से बाहर या फिर बाहर के वातावरण से कोशिका के अंदर। तो आइए हम लोग तीन ऐसे व्यवस्था के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं जहां पर हम कोशिका को तीन अलग अलग वातावरण में रखेंगे, जहां पर बाहर के बाद कोशिका के बाहर के वातावरण में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो अलग अलग होगा। और हम लोग देखेंगे कि वहां जल की गति किस प्रकार होती है, यानी कि जो ऑस्मोसिस होगा वो किस और होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। हम लोग तीन ऐसी स्थिति बना लेते हैं जिसमें तीन कंटेनर में या तीन बीकर में हम लोग अलग अलग विलयन रखते हैं और उसमें जंतु या पादप कोशिका को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंटेनर, पहला कंटेनर या पहला बर्तन। ठीक है। ये हमारा दूसरा बर्तन। ठीक है। और थोड़ा सा इसे ठीक कर देता हूं, ये हमारा कंटेनर नंबर 2 और ये है हमारा कंटेनर नंबर 3।
ठीक है। इन तीनों, एक, दो, तीन, तीनों में हम लोग एक एक कोशिका ले लेते हैं। मान लिया जंतु कोशिका हम लोगों ने ले लिया, इसके बदले में पादप कोशिका का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये जंतु कोशिका हम लोगों ने ले लिया, और जो पहला कंटेनर है उसमें हम लोग एक ऐसा विलेन भरते हैं जिसकी सांद्रता क्या है, कम है। सांद्रता कम है किसकी तुलना में, तो इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य मौजूद है उसकी तुलना में बाहर के विलेन की सांद्रता जो है वो कम है। ठीक है, ये सांद्रता इसकी कम है। सांद्रता कम होने का मतलब क्या हुआ, मतलब कोशिका द्रव्य ज्यादा गाढ़ा है और उसके बाहर का जो वातावरण है वो क्या है, तनु है। तो ये विलयन कैसा विलयन है, ये तनु विलयन है। ठीक है, ये तनु विलयन है। तो इस परिस्थिति में क्या हम लोग देख रहे हैं कि बाहर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी। तनु विलयन में जल अधिक होता है, ठीक है, और वो कितना अधिक है, तो यहाँ जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव की सांद्रता है, वहां जो जल की सांद्रता है उससे काफी ज्यादा जल की सांद्रता बाहर में है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर बाहर के वातावरण से जल के अणु इस कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेंगे। यूं तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो मुक्त होता है, जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली के आर पार कहीं भी अंदर बाहर हो सकते हैं। मतलब इस कोशिका में जल के अणु बाहर भी जाएंगे और अंदर भी आएंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि अगर 10 अणु अंदर आता है तो हो सकता है 2 या 3 अणु बाहर जाए। तो इसका जो नेट मूवमेंट है वो क्या हम लोग देखेंगे कि ज्यादा अणु अंदर ही आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग मान ले इसमें कि 10 अणु कोशिका के अंदर आ रहे हैं तो उसको +10 हम लोग लिख लिए, और इसमें से मान लेते हैं 2 जल के अणु उसी समय बाहर निकल जा रहे हैं किसी दूसरे तरफ से, तो उसको जो बाहर निकल गया उसको -2 करते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, 8 अणु। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जल कोशिका के अंदर यहाँ प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें जिसकी सांद्रता जो है कोशिका द्रव्य से कम होता है, उस विलयन को हम लोग कहते हैं अल्प परासरण दाबी। तो इसे हम लोग कहेंगे अल्प परासरण दाबी, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लेस या कम। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विलयन की सांद्रता को तुलना कर रहे हैं किसके साथ, कोशिका द्रव्य की सांद्रता के साथ। यानी कि कोशिका द्रव्य की सांद्रता को अगर हम स्टैंडर्ड मान ले तो उससे हम किसी भी विलयन की सांद्रता को तुलना करेंगे तो उसका टोनिसिटी हम लोग को पता चलेगा, मतलब वो कितना तनु है या सांद्र है, मतलब वो हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है। अगर किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम है तो हम लोग उसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या अल्प परासरण दाबी। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कोशिका के अंदर जल जो है बाहर से प्रवेश करने लगेगा और कोशिका का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, वो कोशिका फूलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, ये फूलने लगेगा। ठीक, एक दूसरे परिस्थिति में हम लोग आते हैं जहां पर हम लोग एक ऐसा विलयन लेते हैं, इस कंटेनर में कोशिका के बाहर ऐसा विलयन यहाँ मौजूद होगा जिसकी सांद्रता बिल्कुल क्या है, कोशिका द्रव्य के ही बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जितना जल कोशिका से बाहर जाएगा उतना ही जल कोशिका से के अंदर आ जाएगा बाहर से। यानी कि यहाँ पर कोशिका के अंदर और बाहर जल के अणुओं की जो गति होगी वो समान रूप से होगी, जितना अणु अंदर आएगा उतना अणु बाहर जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जो विलयन लिया है कोशिका के बाहर वो क्या है, उसकी सांद्रता बिल्कुल कोशिका द्रव्य के बराबर है। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सम परासरणी। ये सम परासरणी विलयन है, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी किसी कोशिका को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, आइसो का मतलब होता है सिमिलर या सेम, ठीक है, इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विलयन की सांद्रता
बिल्कुल कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर है, तो यानी कि बाहर जितना जल का सांद्रता है उतना ही जल का सांद्रता कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दोनों ओर समान रूप से अणुओं की गति होगी। अगर 10 अणु बाहर आएगा तो 10 अणु अंदर जाएगा। तो अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट देखेंगे या इसका नेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट वाटर का क्या हो रहा है देखेंगे, तो वो जीरो है एक तरह से, जितना अंदर गया उतना बाहर आया। तो यहाँ पर क्या होगा, कोशिका के आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अणुओं की गति हो रहा है दोनों तरफ, इसको याद रखना होगा। हर स्थिति में जल के अणुओं की गति अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ज्यादा जल अंदर जाएगा, बहुत कम बाहर आएगा, तो नेट क्या है, अंदर ही जा रहा है, इसलिए कोशिका का आकार उसमें बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि जल के अणुओं का की जो संख्या है बाहर निकलने और अंदर जाने, ये दोनों बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये एक तरह से हम लोग कहेंगे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया है कि जितना इधर जा रहा है ठीक उसके ऑपोजिट साइड में भी उतना ही जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो स्थिति है वो क्या है, हम लोग एक ऐसे विलयन के बारे में विचार कर रहे हैं जिसकी सांद्रता जो है वो क्या है, कोशिका द्रव्य से बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोशिका द्रव्य से बहुत ज्यादा है इसकी सांद्रता, यानी कि यहाँ जल के अणुओं की सांद्रता कम है और कोशिका द्रव्य में जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में कोशिका के अंदर से क्या होगा, जल के अणु बाहर ज्यादा निकलने लगेंगे, यानी कि कुछ इस तरह का स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका के बाहर जो विलयन मौजूद है उसकी सांद्रता अधिक है, बहुत गाढ़ा है, सांद्र विलयन है। यानी कि यहाँ तुलनात्मक रूप से जल के अणुओं की संख्या कम है, किसके तुलना में, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें जल की सांद्रता अधिक है और बाहर में जल की सांद्रता कम है। तो हमेशा जल क्या होता है, अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर बहेगा। तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, कोशिका के अंदर से जल के अणु जो है वो बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना होगा कि यहाँ जल के अणुओं की गति दोनों दिशाओं में हो रहा है, बाहर से भी जल के अणु अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा अणु बाहर आएंगे और बहुत कम अणु अंदर जाएगा। तो इसका जो नेट जो मूवमेंट होगा वाटर का, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर से बाहर की ओर, यानी कि फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड, ये मूवमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक है उसे हम लोग कहते हैं अति परासरण दाबी, या इंग्लिश में इसे कहा कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार हाइपर का मतलब होता है अधिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि विलयन जो है वो 3 प्रकार से का हो सकता है, जब उसे हम लोग उसकी सांद्रता को हम लोग तुलना करेंगे कोशिका द्रव्य की सांद्रता से, ठीक है। अगर कोई विलयन का सांद्रता कोशिका द्रव्य से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर वो कोशिका द्रव्य की बराबर है उसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता, तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक। और अगर किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक है तो वहां पर हम लोग उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो अब तीनों में कोशिका के अंदर और बाहर जो जल के अणुओं की गति है वो भिन्न भिन्न हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा जल के अणु कोशिका के अंदर जाएंगे, कोशिका का आकार बढ़ेगा। इस परिस्थिति में कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा जो हमारा स्थिति है उसमें क्या होगा, उसमें कोशिका का आकार जो है वो घटेगा, उसमें कोशिका श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से जल निकल जाएगा, वो डिहाइड्रेट कर रहा है। जल का बाहर आना मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसका डिहाइड्रेट कर रहा है वो, तो उसका आकार क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। इन घटनाओं को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ किशमिश लिए और उसे अगर डिस्टिल वाटर में डाल देंगे, भीगने के लिए छोड़ देंगे, तो कुछ समय बाद आप देखें किशमिश फूल गया है। ये मतलब कौन सा स्थिति है, ये स्थिति हुआ, ठीक है। वहां क्या हो रहा है, क्योंकि जो जल है, प्योर वाटर है, वो कहीं ना कहीं हाइपोटोनिक है, ठीक है। और किशमिश के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसकी कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक है, तो वहां क्या होगा, जल किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, किशमिश फूल जाएगा। अगर हम लोग ये स्थिति में ले आए कि हम लोगों ने एक बर्तन लिया और उसमें पानी डालकर उसमें नमक का घोल बना लिया और फिर किशमिश को उसमें डाल दिया, किशमिश क्या होगा, और सिकुड़ जाएगा, ठीक है। या फुला हुआ किशमिश को ही आप फिर
वापस उस नमक पानी में डालिए तो ये स्थिति उत्पन्न होगी और किशमिश क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये है व्यवहार जल के अणुओं का इन 3 प्रकार की स्थितियों में, ये हमें याद रखना होगा। अच्छा, अगर यहाँ हम पादप कोशिका को डालते हैं इस परिस्थिति में, तो एक बहुत मजेदार घटना इसमें घटती है। अगर जंतु कोशिका के बदले यहाँ हम पादप कोशिका को लेते हैं तो घटना वही है कि पादप कोशिका के अंदर से भी जल क्या होगा, बाहर निकल के आएगा। लेकिन इस स्थिति में थोड़ा सा और रोचक चीज हमें देखने मिले, क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वॉल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पादप कोशिका है और ये जो है इसमें सेल वॉल है और उसके नीचे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, और इसके अंदर ये बड़ा सा एक वैक्यूल है, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, हाँ कोशिका द्रव्य है ये। अगर इस पादप कोशिका को हम लोग इस अति परसरनदावी विलयन में डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी इसके साथ भी यही होगा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर जो है वो कोशिका से बाहर आएगा। लेकिन यह एक मजेदार घटना ये होगा, क्योंकि ये जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चूंकि कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति से ये लगभग लगा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब यहाँ से जल के अणु बाहर निकलने लगेंगे तो इसका स्थिति कुछ बदल जाएगा, यानी कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमट कर अंदर की ओर आ जाएगा। ठीक है, किसके साथ, कोशिका द्रव्य के साथ ये अंदर की ओर आने लगेगा, मतलब ये कोशिका भित्ति को छोड़ने लगेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, याद रहेगा, ये पादप कोशिका के साथ ऐसा होगा। अगर हम लोग किसी पादप कोशिका को, किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उसके अंदर से जल बाहर निकलेगा, बिल्कुल जैसे जंतु कोशिका में हो रहा है। जंतु कोशिका यहाँ पर क्या होगा, ये श्रिंक करेगा, और पादप कोशिका होने से क्या होगा, यहाँ उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी कि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कोशिका भित्ति को छोड़ने लगेगा और वो अंदर की ओर सिकुड़ने लगेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके साथ जो भी कोशिकीय पदार्थ है जिसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और उसका बाकी जगह क्या होगा, खाली पड़ जाएगा। ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ऐसे कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। लेकिन ये प्लांट सेल के केस में ही ये हो रहा है। ठीक है, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस हम लोग नॉर्मल सेल बना सकते हैं अगर इसको उठा करके हम लोग क्या करें, डिस्टिल वाटर में या किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि अल्प परासरनदाबी विलयन में अगर डाल देते हैं तो वापस ये कोशिका क्या होगा, पानी बाहर से लेने लगेगा, यानी कि जल को ग्रहण करने लगेगा और फिर ये वापस अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने प्लाज्मोलाइसिस भी सीख लिया क्या होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना होगा प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब हम एक प्लांट सेल को किसमें डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, इन बातों को अच्छी तरह से याद रखना होगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि जो आज बताया गया है कि किस प्रकार से कोशिका व्यवहार करती है विभिन्न प्रकार के विलयनों के साथ, क्योंकि ये कोशिका के वातावरण में जो भी विलयन मौजूद होगा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो हाइपोटोनिक हो सकता है, वो आइसोटोनिक हो सकता है, वो हाइपरटोनिक हो सकता है, और इसी के अनुसार एक कोशिका जो है वो व्यवहार करेगी, उसमें जल के अणुओं की जो गति होगी वो बिल्कुल इसी प्रकार से होगी, उसको जैसा वातावरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये बातें सब समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है, अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।